गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर्स के हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। आज हम लोगों के डिस्कशन का मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि अंग्रेज़ों ने भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को सुगम सुचारू बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए और किस तरह से उनको लागू किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, उन्होंने नई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट्स को लिया और इसके तहत उनके जो भी सिस्टम्स भारत में उन्होंने लागू किए, उनका मुख्य उद्देश्य कंपनी की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था। इसमें कहीं भी उनको जनता के वेलफेयर की कोई भी पॉलिसीज़ उनके पास नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेडर थे और भारत से रेवेन्यू ब्रिटेन को ले जाना उनका उद्देश्य था। पूरे ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किए थे: बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये सभी जो है वो गवर्नर के अंडर में था और लेटर ऑन आगरा प्रेसिडेंसी को भी ऐड किया गया। गवर्नर इन प्रेसिडेंसियों को गवर्न करते थे और ये सभी गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आते थे। 3 पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस मुख्य रूप से थे। इसमें आर्मी, पुलिस और सिविल सर्विस आते हैं। एक एक करके हम इनको देखेंगे। सिविल सर्विसेज की पहले बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस ICS को स्टार्ट किया 1786 में। वो मुख्य रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को चाहता था और करप्शंस को मिनिमाइज करना चाहता था। पिछले दिनों के आप चैप्टर्स को देखेंगे तो उसमें ये मुद्दा उभर के सामने आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन का लेवल काफ़ी बढ़ गया था। जो सिविल सर्वेंट्स होते थे वो हाईली पेड होते थे और उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे घूसखोरी को, करप्शंस को और प्राइवेट ट्रेड को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए। सिविल सर्विस में प्रमोशंस जो था वो सीनियरिटी के आधार पर दिया जाता था। एक कॉलेज की स्थापना की गई फोर्ट विलियम कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। इसका एम था इंडियंस को ट्रेनिंग देना सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए। दूसरा कॉलेज इंग्लैंड में सेट किया गया। सिविल सर्विस का जॉब काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता था। शुरुआती दौर में डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो डायरेक्ट अपॉइंट करते थे ऑफिसर्स को। बाद में इसे एग्ज़ाम के थ्रू किया जाने लगा। एग्ज़ाम इंग्लैंड में होते थे और उसकी लैंग्वेज इंग्लिश हुआ करती थी। ये एक कठिन चुनौती थी भारतीयों के लिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना और इसमें शामिल होना। कभी भी इंडियंस को हायर पोस्ट इन सिविल सर्विस में नहीं दी जाती थी। ये सारे पोस्ट, ऊंचे पद ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व रखे जाते थे। अब आते हैं आर्मी की बात करते हैं। बहुत सारे देसी रियासतें जो थी वो अंग्रेजी दबदबे के कारण ब्रिटिशर्स के अधीन आ गए थे और बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ये सारे जो अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स थे इनको ब्रिटिशर्स ने अपने सेना में शामिल किया। यूँ कह लें कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो मोस्टली भारतीयों के द्वारा बनी हुई थी और इसके जो बड़े ऑफिसर्स होते थे वो अंग्रेज होते थे। अंग्रेजी हुकूमत के लिए आर्मी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इसी के बलबूते वो देश में गवर्न किया करते थे। सोल्जर्स को रेगुलर बेसिस पे पेमेंट किया जाता था, लेकिन ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, भारतीय सिपाहियों को बहुत कम पेमेंट मिलता था अंग्रेजी सिपाहियों के तुलना में।
और ये एक बहुत बड़ा कारण भी बना 1857 के जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसमें ये भी एक सैनिकों के डिससेटिस्फैक्शन का कारण था। भारतीय सोल्जर्स जो थे वो अंग्रेजी हुकूमत में शामिल हुए। उन्हें कभी हायर रैंक नहीं मिलता था, मैक्सिमम वो सूबेदार के पोस्ट तक जा सकते थे। आर्मी जो थी उसको बटालियन में डिवाइड किया जाता था। एक समान कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले की एक बटालियन होती थी ताकि उनकी देख रेख और उनको अच्छे से ट्रीट किया जा सके। ब्रिटिश आर्मी के 3 मेन ब्रांचेस थे। बंगाल आर्मी जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का था, उसके बाद बॉम्बे की आर्मी और मद्रास की आर्मी, दोनों अलग अलग प्रेसिडेंसियों को बिलोंग करती थी। इतना ही नहीं, पुलिस सिस्टम्स को भी अंग्रेज़ों ने भारत में लगाया। ट्रेडिशनल पुलिस सिस्टम जो भारत में था वहाँ पे जमींदार जो थे वो लॉ एंड ऑर्डर की देख रेख करते थे। आगे चल के ब्रिटिशर्स ने पुलिस की अच्छी खासी नेटवर्क को स्थापित किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को पुलिस के अधीन किया गया। थाना और पुलिस स्टेशन बनाए गए जो कि दरोगा के अंडर में होते थे। शहर की देखभाल कोतवाल के हवाले थी और गांव की देखभाल जो थी वो चौकीदार के हवाले थी। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी नियुक्त किया गया जो पूरे ज़िले की देखरेख करता था। जो पुलिस के प्रशासन के लोग थे वो काफ़ी क्रूएल हुआ करते थे। वो अनफेयरली जनता को ट्रीट करते थे। जनता काफ़ी हेजिटेट करती थी किसी भी तरह के क्राइम्स को पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए। मैक्सिमम जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे वो करप्ट और क्रूएल हुआ करते थे। जुडिशरी की भी स्थापना ब्रिटिशर्स ने भारत में किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम्स को भारत में बनाया। क्रिमिनल और सिविल कोर्ट बनाए गए, नए नियम लागू किए गए जो कि ब्रिटिश सिस्टम पे आधारित थे। जुडिशियल रिफॉर्म्स जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनाया भारत में, इसने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को और नए रिफॉर्म्स भी उसने बहुत सारे लागू किए जिसे हम लोग फेमस कॉर्नवालिस कोड के रूप में जानते हैं। ये एक डॉक्यूमेंटेड सारे पेपर्स हैं जो कि कॉर्नवालिस ने बनाए थे। लॉ कमीशंस की भी स्थापना की गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया जो कि हाईएस्ट लेवल का कोर्ट था। इसके नीचे हाई कोर्ट बनाए गए तीनों प्रेसिडेंसी में। हाई कोर्ट को उस समय कोर्ट ऑफ इक्विटी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबसे नीचे पायदान पे लोएस्ट लेवल पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स थे। 2 टाइप के कोर्ट्स बनाए गए, एक सिविल कोर्ट्स जिसको दीवानी अदालत भी कहते हैं और एक क्रिमिनल कोर्ट्स जिसको फौजदारी अदालत भी जाना जाता है। प्रेजेंट डे में भी आज हमारे स्वतंत्रता के बाद जो जुडिशियल सिस्टम हम लोग अपने देश में देख रहे हैं, ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज़ पर ही मुख्य रूप से अभी भी आधारित है और इनकी कार्य प्रणाली भी लगभग वैसी ही है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे ब्रिटिशर्स ने भारत के भीतर सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी की स्थापना की। इन सभी चीज़ों ने गवर्निंग को काफ़ी आसान बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक तरह से अंकुश भी लगाया ताकि वो ट्रेड तक ही सीमित रहे और गवर्न करने की जो उसकी प्रवृत्ति है उस पर रोक लगे। क्योंकि इंग्लैंड के भीतर भी इस बात को लेकर काफ़ी गहमागहमी और चर्चा हुआ करती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर भारत में गवर्निंग बॉडी कैसे बन सकता है जबकि पूरे क्राउन एलिजाबेथ के अंडर में ब्रिटेन में चलाया जाता है। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ा। आप पीडीएफ को बहुत गौर से पढ़िए और इस ऑडियो को अच्छे से आप 2 बार 3 बार देख लीजिए। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चंस को पढ़ के उसका आंसर करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप शेयर करें, वीडियो को, इस ऑडियो को आप लाइक करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेहतर
रिजल्ट लेने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहें, अच्छे से PDF को पढ़ते रहें, नई नई चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज के इस ऑडियो सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।